नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मेरे साथ शिक्षाविद, लेखक, विदेश मामलों के जानकार निपुण जी मौजूद हैं और आज हम बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हम करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे। आखिर गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक आतंकवादी संगठन चलाता है जिसे भारत ने बैन किया हुआ है, उसकी हत्या की साजिश का जो मामला है उसमें भारत पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। विकास यादव, जो कि एक कोड नेम CC1 से डिटेक्ट होता है, FBI किस तरीके से उसके पीछे पड़ी हुई है, निखिल गुप्ता कौन है, जस्टिन ट्रूडो भी अब इस मामले में कहीं ना कहीं कूदते नजर आ रहे हैं क्योंकि वो खालिस्तानी प्रेमी ही माने ही जाते हैं। अमेरिका की कोर्ट से एक वारंट जारी होता है विकास यादव, क्योंकि विकास यादव हैं वो रॉ के पूर्व एजेंट हैं, CRPF में वो नौकरी भी कर चुके हैं। अब इन दिनों FBI खोज रही है। कौन है विकास यादव, कौन है निखिल गुप्ता, क्या कड़ी इन दोनों की पन्नू से जुड़ती है, और पन्नू ने, क्योंकि जो अमेरिका में पन्नू रहता है उसका भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र वो रचता रहता है, भारत से अब उसका क्या जो तल्खियां इस वक्त चल रही हैं, क्या ये पूरा केस क्या है, पूरा मामला क्या है, क्योंकि बहुत उलझा हुआ ये मामला है। इसको समझने के लिए निपुण जी हमारे साथ हैं। निपुण जी, शुरू से हम शुरुआत करेंगे, आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, दो तीन तो थ्योरी इसमें चल रही है। दो तीन अगर हम थ्योरी को देखें और दूसरा अगर हम देखें, इसमें केवल कनाडा की और अमेरिका की घरेलू राजनीति ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी इसके अंदर शामिल है। अब वो थ्योरी के पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं थ्योरी क्या चल रही है। एक्चुअली एक तो बात ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि विकास यादव तो कोई है ही नहीं, वो था विक्रम यादव, और वो CRPF से नहीं बल्कि CISF से आया था और वो वापस चला गया है। बात ही खत्म हो गई, विकास यादव नाम से कोई भी नहीं था। 15 अक्टूबर को अमेरिका की गवर्नमेंट की ओर से एक बयान यह आता है कि जो निखिल गुप्ता पर आरोप था, अभी तक हम निखिल गुप्ता के आरोप पर भी सही तरीके से कोई सबूत नहीं निकाल पाए हैं। कोई बात पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि निखिल गुप्ता के ऊपर जो एलिगेशंस लगे, आरोप लगे हैं, उसके लिए भी हमारे पास में कोई सबूत नहीं। 15 अक्टूबर को ये बात अमेरिका की ओर से बोली गई। उसके बाद फिर ये विकास यादव का नाम अमेरिका गवर्नमेंट की ओर से दिया गया कि ये दूसरा एजेंट था जो क्या था, निखिल गुप्ता को गाइड कर रहा था। लेकिन जो ये बात हो रही, ये भी बात क्या हो रही कि आपका ठोस प्रमाण आपके पास में नहीं है कि किस प्रमाण के आधार पर आप बात को बोल रहे हैं। भारत सरकार ने जो रिपोर्ट अपनी दी, भारत सरकार ने कहा कि हमने जब आपने निखिल गुप्ता पे आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया, हमने कमेटी बनाई। उस कमेटी की पूरी रिपोर्ट जो हमने थी वो अमेरिका के सामने पेश की और हमने कहा थी कि हमें किसी तरह से कोई प्रमाण नहीं मिला है। निखिल गुप्ता अपना एक जो ये व्यापारी, मतलब एक व्यापार के लिए और फिर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चेक रिपब्लिक गए थे, जहां से आपने उनको अरेस्ट किया है, और उनका होजरी टाइप का बिजनेस था जिसके एक्सपेंशन के लिए वो गए थे। ये हमको जानकारी मिली है। अब निखिल गुप्ता वो हमारे यहाँ पे काम करते नहीं है। तो ये थ्योरी निकल कर आई, ये बात निकल कर जो भारत सरकार और अमेरिका की ओर से। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं, क्योंकि तो बहुत समय से चल रहा है, मैं इसके बैकग्राउंड में जाना चाह रहा हूँ कि मसला आखिर है क्या, ये उठाए क्यों जा रहे हैं मुद्दे, ये मामले उठाए क्यों जा रहे हैं। एक तो क्या है कि जो मैंने पहले भी कहा, और इसमें आप शुरू करें इससे पहले एक जानकारी मैं दे दूं, जिस तरीके से अजीत डोभाल का नाम भी इसमें घसीटा गया था, उनको भी समन आया था, अमेरिका की अदालत की तरफ से उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था। उसके बाद विकास यादव का नाम सामने आता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है रॉ के एजेंट, क्योंकि कई और भी रॉ एजेंट्स थे, उनका भी नाम उस समन में था, उनको भी समन जारी हुआ था कोर्ट की तरफ से। विकास यादव का नाम सामने आता है और निखिल गुप्ता, जो कि यानी कि उनकी कस्टडी में ही है अभी भी, उसका स्केच भी एक जारी होता है जब पेशी होती है। और एक तरफ जिस तरीके से अजीत डोभाल का भी नाम सामने आना, हालांकि भारत सरकार ने कोई इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब चीजें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, देखिए, अजीत डोभाल के ऊपर तो बात ये थी कि उन्होंने कहना ये था कि निखिल गुप्ता जो है रिपोर्ट करते थे विकास यादव को, विकास यादव से ऊपर एक गोयल थे, गोयल को रिपोर्ट करते थे विकास यादव, और गोयल सीधे रिपोर्ट करते थे NSA को। तो ये उन्होंने पूरा चैनल एक बनाया है जो वाशिंगटन DC का, यानी कि इनका जो अमेरिका कहना है वो ये एक इनके अपने थ्योरी इन्होंने दी है।
लेकिन मैं सिर्फ बैकग्राउंड में चलने की बात कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में क्या, देखिए आप देखें, मैं उसमें डोमेस्टिक पॉलिसी में तो हम बहुत बात कर चुके हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बात कर चुके हैं कि वह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो क्या रही है, ये मैंने आपको बताया भी है कि जो अमेरिका हो या कनाडा हो। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। आप पिछले 50 से 60 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जितने भी अमेरिका के एम्बेसडर कनाडा में गए हैं, वो एक भी एडमिनिस्ट्रेटर से प्रमोट होकर डिप्लोमेट नहीं गया है। जैसे हमारे यहाँ पर जितने डिप्लोमेट्स हमारे बनते हैं, वो सब इंडियन फॉरेन सर्विस से आपके डिप्लोमेट्स बनते हैं। लेकिन अमेरिका से जितने भी एम्बेसडर बनाए गए कनाडा के अंदर, एक भी डिप्लोमेट्स नहीं बनाया गया जो एडमिनिस्ट्रेशन से हो, बल्कि जितने भी आपके वहाँ बनाए गए डिप्लोमेट्स, या तो वो बिजनेसमैन को बनाया गया वहाँ पर कनाडा में, या फिर पॉलिटिशियंस को बनाया गया। मतलब बात क्या है, मतलब की बात ये है कि अमेरिका और कनाडा दोनों जो करते हैं काम, वो दोनों मिलकर करते हैं। जैसे कई बार आप देखेंगे वेस्ट एशिया में सऊदी जो चाहता है करना, सऊदी खुद नहीं करता, वो यूएई से कराता है। ऐसा ही कहा जाता है कि अमेरिका खुद ना करके बल्कि कनाडा को आगे करता है, और कनाडा के थ्रू या कनाडा के माध्यम से अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर हम देखें कि जो कनाडा के अंदर जितने हम देखें, अब इंटरेस्टिंग बात ये है, हम 61 लोगों की लिस्ट दे चुके हैं जिनको हमने टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, और हमने उनको एक्स्ट्राडिशन सिस्टम के तहत जो अमेरिका के साथ हमारी है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यर्पण व्यवस्था। प्रत्यर्पण व्यवस्था ये होता है कि अगर हमने किसी को अपराधी घोषित किया तो वो देश अरेस्ट करेगा, और अरेस्ट करने के बाद फिर हमको क्या करेगा, सुपुर्द कर देगा। जैसा कि निखिल गुप्ता में हुआ। निखिल गुप्ता वाले केस में क्या हुआ था कि अमेरिका का चेक गणराज्य के साथ में आपका एक्स्ट्राडिशन सिस्टम था। उस एक्स्ट्राडिशन सिस्टम के तहत चेक गणराज्य की पुलिस ने अरेस्ट किया निखिल गुप्ता को, और निखिल गुप्ता को फिर चेक गणराज्य से अमेरिका ने एक्स्ट्राडिशन कराया। आज वो अमेरिका के पास है। तो ऐसे हम 61 लोगों को लिस्ट दे चुके हैं जिसको अमेरिका ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, हमको वापस नहीं दिया। और एक बहुत बड़े अच्छे अच्छे नाम, आपने एक नाम सुना होगा डेविड हेडली का नाम, पुन्नू का नाम तो है ही, डेविड हेडली का नाम। डेविड हेडली, आप देखिए अमेरिका का दोगलापन, मैं इसको बोलता हूँ अमेरिका का दोगलापन। क्यों दोगलापन कह रहा हूँ? डेविड हेडली को हमने कहा कि एक्स्ट्राडिशन करा दीजिए, वो हमारे यहाँ पर मुंबई हमलों का दोषी है, उसने ही पूरी रैकी की थी, सारा कार पूरा फोटो वोटो खींच कर वीडियो बनाकर, किसके कहने पर, अमेरिका की वो सॉरी पाकिस्तान की आईएसआई के कहने पर, जैश ए मोहम्मद के कहने पर, मैंने ही पूरा उसने किया था। हमने हमारे कहने पर उसने मना कर दिया, अमेरिका ने नहीं दिया। दबाव इतना बड़ा तो अमेरिका ने अपनी न्यायपालिका में, अपनी जुडिशरी में डेविड हेडली के ऊपर कार्रवाई की, और डेविड हेडली ने वहां पर कोर्ट में एक्सेप्ट किया है बात की, हाँ मैंने ही सारी इंफॉर्मेशन जो है निकाल कर वो आईएसआई और जैश ए मोहम्मद को दी। उसके बाद हमने अमेरिका से कहा कि अब तो क्लियर हो गया, तो आपकी जुडिशरी ने खुद उसने कबूल किया कि मैंने किया था, अब तो हमको दे दीजिए। तब भी अमेरिका ने डेविड हेडली को हमको नहीं दिया। और मुझे एक बात और याद आ गई, जब भोपाल एक त्रासदी कांड हुआ था, आपको भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, तो जो भोपाल त्रासदी का जो मेन जो क्रिएटर था या मेन जो एक्टर था, वो भागकर कहाँ पर भागा, वो भागकर अमेरिका गया। हमने उसके लिए भी कई बार एक्सट्राडिशन वहाँ पर किया, कई बार रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन अमेरिका ने आज तक भी उस रिक्वेस्ट पर कोई जवाब नहीं दिया, हमको वापस नहीं दिया है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ इस मसले में, मैं उस बात पे आऊँगा कि मैं पॉलिटिक्स की जो बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अमेरिका जिसको टेररिस्ट बोले, जैसे हमस को उसने टेररिस्ट बोला, उसने हिजबुल्लाह को टेररिस्ट बोला, उसने ओसामा बिन लादेन को टेररिस्ट बोला, उसने तालिबान को टेररिस्ट बोला, तो पूरी दुनिया उसको टेररिस्ट बोलना शुरू कर दे, अमेरिका चाहता है। लेकिन जिसे हम टेररिस्ट बोल रहे हैं, अमेरिका उसको टेररिस्ट नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपको याद होगा, अब इसमें एक सवाल, आप आगे बढ़े निपुंज। अब इसमें एक सवाल, क्योंकि आपने डेविड हेडली का नाम लिया, क्योंकि वो मुंबई अटैक्स का एक दोषी है, एक आरोपी है, जिसे अमेरिका दे नहीं रहा है। इसके साथ कई और आतंकी भी जो है, कई और अपराधी भी जो है, जिनकी मांग हम लगातार कर रहे हैं, भारत लगातार कर रहा है, और वो अमेरिका देना नहीं चाहता है। अब एफबीआई जो है वो विकास यादव को ढूंढ रही है पन्नू वाले मामले में, जिस पन्नू को हम आतंकी मानते हैं और वो आतंकी है। अब अगर डेविड हेडली आप नहीं देते हैं, और अगर विकास यादव, जिसका घर हरियाणा के रेवाड़ी में है, और अगर विकास यादव यहां है,
तो आप किस मुंह से मांग सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो? देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये भी तो आप देखिए ना, पुन्नो को क्या बोला है अमेरिका की एजेंसी ने? पुन्नो को कहा है कि हमारे एक एडवोकेट, हमारे एक वकील और हमारे एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, यानी कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता को अमेरी भारत के रो के एजेंट ने मारने की कोशिश की। वो तो मान ही नहीं रहा है ना पुन्नो को आतंकवादी है। वो क्या बोल रहा है? उस आतंकवादी को, पुन्नो को क्या बोल रहा है कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और साथ ही क्या है, वो एक एडवोकेट है। वो तो आतंकवादी नहीं मान रहा है। यानी कि हम अगर आतंकवादी कहेंगे तो अमेरिका आतंकवादी नहीं कहेगा। मैं उसी बात को कह रहा हूँ, भारत का स्टैंड बिल्कुल सही है। हमने अभी तक भी हमस को, हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है, जबकि अमेरिका डिक्लेयर कर रहा है। तो ये बात है कि अमेरिका की पॉलिसी को समझने की जरूरत है, अमेरिका की नीतियों को समझने की जरूरत है। अब वो जो बोल रहा है, अब ये क्या कहानी, इसका हम उस कहानी की बात करते हैं। तो ये तो मैंने एक अमेरिका की दोहरी नीति का आपको बताया। अब इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ये है कि चेतन जी, पूरी दुनिया इस समय क्या हो रही है, पोलर वाइज बढ़ रही है। यानी कि पूरी दुनिया को दो भागों में बांटने का प्रयास हो रहा है। एक तरफ है अमेरिका और अमेरिका के अलाइज, और दूसरी तरफ आपका कौन है? चीन और रशिया। चीन और रशिया 2008 के बाद से लगातार अमेरिका की जो सुपरमेसी को बोलते हैं, अमेरिका की जो हेजोनोमी वर्ल्ड में थी, उसको चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये ऑर्डर आज वर्ल्ड का ऑर्डर है, चाहे वो यूएनओ हो, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब अमेरिका के द्वारा बनाए हुए हैं। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, WTO, IMF हो या यूएनओ हो, ये सब जो है अमेरिका के हितों को पूरा करते हैं। हम उसके जगह अपना नया ऑर्डर बनाएंगे, जो क्या होगा, चाइना रशिया ओरिएंटेड होगा। और आप देखें, 2008 के बाद से ही ब्रिक बना, ब्रिक फिर आपका ब्रिक्स बना। आज उस ब्रिक्स के जो मेंबर थे, वो 5 से बढ़कर आज कितने आपके 9 मेंबर हो गए हैं, और उसी की समिट अब होने वाली है। न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया जाता है चाइना के द्वारा, SCO बनाया जाता है। तो ये जो जितने भी डेवलपमेंट है, वो चाइना और रशिया मिलकर एक नए ऑर्डर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसी ऑर्डर के प्रयास में क्या था, जो वेस्ट एशिया का पूरा प्रकरण आप समझिए। वेस्ट एशिया का जो पूरा प्रकरण ये था कि अमेरिका चाहता था कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये सारे भेदभाव भूलकर वो क्या आ जाए, नजदीक आ जाए किसके? इजराइल के। और उसने अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उधर चीन प्रयास क्या कर रहा था कि ईरान सऊदी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भूलकर ये दोनों आपस में क्या नजदीक आ जाएं। और आपको याद होगा, इस पूरे प्रकरण से पहले ईरान की विदेश मंत्री और सऊदी के विदेश मंत्री की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री ने करवाई भी थी। उसके ठीक बाद अमेरिका आईमैक का डिक्लेरेशन करता है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर का डिक्लेयर करता है, ताकि इजराइल और जो ये गल्फ के कंट्रीज हैं, जो अरब के देश हैं, इनके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट आपस में जुड़ जाएं, और साथ में भारत इसमें क्या हो जाए, लिंक हो जाए, ताकि ये अलग ना हो। और ठीक इस घोषणा के बाद ही 7 अक्टूबर 2023 की घटना होती है। एक इधर का सिनेरियो देखिए। अब यहाँ पर क्या था कि ईरान के ऊपर जो अटैक होने की बात होती है, ईरान के ऊपर हमले को लेकर जब बात चल रही कि इजराइल हमला करेगा करेगा, तो नए तरह के विवाद, जो विवाद तो पुराने हैं लेकिन वो शांत थे, थोड़ा ठंडे थे, कोल्ड थे, उनको गर्म कर दिया गया। गर्म कैसे किया गया? नॉर्थ कोरिया सीधी धमकी दे रहा है साउथ कोरिया को। इधर आप देखें, चीन ताइवान की घेरेबंदी करता है कि अगर तुमने ईरान पर अटैक किया तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। यानी कि ये एक दूरी दुनिया को दो भागों में बांटने की स्थिति है। अमेरिका चाहता है इधर और इधर चीन चाहता है इधर, जो इधर हो। हमारे एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक थ्योरी यूज हम लोग करते हैं, थ्योरी डायरस ट्रैप। थ्योरी डायरस ट्रैप ये कहता है कि जो एक उभरी हुई शक्ति हो, यानी कि स्थापित शक्ति हो, और जो उभरती हुई शक्ति हो, उनमें एक ना एक दिन वॉर अवश्यम भावी है। एक ना एक दिन क्या है, उसमें युद्ध अवश्यम भावी, युद्ध होगा ही होगा, क्योंकि यही तय करेगा कि कौन वर्ल्ड को लीड करेगा, कौन हेजोनोमस स्थिति में होगा, कौन सुपर पावर होगा। तो ये कंफर्म है कि अमेरिका चीन में एक दिन आमने सामने की फाइट होनी है। लेकिन उससे पहले अमेरिका ये चाह रहा है कि हम खेमे बंदी क्लियर कर लें कि कौन हमारे साथ और कौन चीन के साथ। लेकिन यहाँ पर एक देश ऐसा है जो इस खेमे बंदी के बीच में भी अपना रास्ता अलग तरीके से लेके चल रहा है, वो है हमारा प्यारा भारत। हम नेहरू जी के टाइम से लेके चल रहे थे, नेहरू के टाइम पे हम लोग नेम को लेकर चल रहे थे, आज हम मल्टी एंगेजमेंट को लेकर चल रहे हैं, और अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने अकॉर्डिंग, जिसको लोग बोलते हैं कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के तहत हम अपने आप को लेकर चल रहे हैं।
यहाँ पर अमेरिका की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो ये है, अमेरिका चाहता ये था कि आप देखिए जॉर्ज बुश के समय से, जब जॉर्ज बुश वहाँ के गवर्नमेंट में बनते हैं, पावर में आते हैं अमेरिका में, उन्होंने हमको बहुत पंप करना शुरू किया। और पंप करना क्यों शुरू किया कि ताकि हम भारत की अगर शक्ति को बढ़ाएं तो भारत अपनी शक्ति का जो प्रयोग है सबसे पहले चीन के ऊपर करेगा। लेकिन अमेरिका को इस बात का भी डर है कि अगर हमने अमेरिका ने भारत से चीन को खत्म करा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कल को भारत दूसरा चीन हमारे सामने खड़ा हो जाए। एक तो अमेरिका को तनाव इस बात का है कि भारत शक्तिशाली ना हो जाए, और दूसरा मसला क्या है कि वो जब लगातार भारत को पंप करता है, भारत को पूरी मदद करता है। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं आपको एक एग्जांपल देके क्लियर कर देता हूँ। वो है न्यूक्लियर डील का हमारा होना किसा अमेरिका के साथ। ये वही अमेरिका है जिसने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए एनपीटी एक ट्रीटी लेकर आया था। यही अमेरिका है जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए सीटीबीटी लेकर आया था। ये वही अमेरिका है जो 74 में 98 में टेस्ट होने के बाद हम पर सेशन लगा दिया था। आज वो अमेरिका कह रहा है 2005 में कि हम भारत के साथ में न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं। और इवन न्यूक्लियर डील करता नहीं अमेरिका, बल्कि अपने इंटरनल जो डोमेस्टिक नॉर्म्स से उनको चेंज करता है। चेंज कर क्या बोलता है कि हम उस कंट्री के साथ न्यूक्लियर डील कर सकते हैं जिसने एनपीटी सीटीबीटी पर साइन भले ही ना किया हो, लेकिन अगर वो एक पीसफुली कंट्री हो। और एक नई टर्म देता है अमेरिका, उसको कहता है वो ग्लोबल स्विंग स्टेट, यानी कि एक ऐसे स्टेट जो विश्व में अपनी बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं लेकिन पीसफुल माइंडसेट के साथ। और भारत वैसा ही है। भारत जो है रेस्पॉन्सिबल देश है। पिछले 5 से दशक से हम भारत को देख रहे हैं, भारत ने कभी इंटरनेशनल नॉर्म का उल्लंघन नहीं किया। तो भारत को नया शब्द देता है अमेरिका, वो देता है स्विंग स्टेट, ग्लोबल स्विंग स्टेट। तो अमेरिका ने उस सारे ट्रम्प को तोड़कर, सारे नॉर्म्स को तोड़कर हमारे साथ डील ऑफर की। हालांकि हमने वो डील 2008 में साइन की, और साइन में करने के बाद उसने एनएसजी से भी भारत की डील कराई। क्या डील कराई कि भारत अकेले एक ऐसा देश है जो एक एनएसजी ग्रुप है 48 कंट्रीज का, उन कंट्रीज की अगर आप बात करें तो वो उन देशों को न्यूट्रल फ्यूल नहीं देते जिसने एनपीटी सीटीबीटी पर साइन नहीं किए हैं। लेकिन अमेरिका एनएसजी के देशों से भी ये कहता है कि भारत के साथ आप एनपीटी सीटीबीटी पर साइन करे बगैर, बाय जो है ना, जो आपका बायलिटरल डायलॉग्स जो होते हैं, बायलिटरल डायलॉग्स के थ्रू आपको ट्रीटी करके भारत को आप ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूल को बेच सकते हैं। तो ये अमेरिका का कोशिश ये थी कि जब भारत को इतना कुछ दे रहे हैं तो भारत को हमारा कैप्टन बनना चाहिए। यहाँ तक कि आप देखें चीन की जो एजेंसी है, उसका आपका हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट आउटलेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल टाइम्स नाम से उनका एक अखबार आता है। ग्लोबल टाइम्स ने कई बार इस बात को बोला है, कई सारे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। वो ये कहते हैं कि अमेरिका भारत को अपना कैप्टन समझता है और भारत भी जो है वो अमेरिका के कैप्टन की तरह काम करता है। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं थी। भारत बहुत सारे मुद्दों में, चाहे वो रशिया यूक्रेन का मुद्दा हो, चाहे इजराइल फलस्तीन का मामला हो, या तालिबान वाला मामला हो, किसी भी मामले में भारत ने बिल्कुल अपना डिफरेंट स्टैंड लिया, चाहे वो ईरान का मामला हो। तो अमेरिका को लगा यार हम तो लगातार क्या कर रहे हैं, भारत को पंप कर रहे हैं, और भारत को पंप करने का मकसद था ताकि ये चीन के सामने खड़ा हो, जैसा हम चाहें वैसे नाचे। हम पाकिस्तान को चाहते हैं नचाना, पाकिस्तान नाचता है। हम बांग्लादेश को चाहते हैं नचाना, बांग्लादेश नाचता है। हम श्रीलंका को, मालदीव को, नेपाल को, जिसको चाहें वो सब हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं, भारत क्यों नहीं। तो एक तो ये जो इमेज भारत की, यानी कि जो भारत ने अपनी पॉलिसीज को अपनाई, उस पॉलिसीज को अमेरिका तोड़ने का प्रयास कर रहा है कि या तो तुम क्लियरली हमारे साथ आ जाओ या फिर तुम क्लियरली चले जाओ किसी चीन के साथ। ये ब्रिक्स की समिट से पहले हो रहा है। मैं इस बात को गौर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ब्रिक्स अब बहुत ताकतवर बना है पहले से। पहले कहाँ उसमें 5 देश थे, लेकिन इस साल जनवरी में 2024 में उसमें 4 नए देश और जुड़ गए हैं। और आप देखिए आज ब्रिक्स का जो आप देखेंगे जो साइज है वो 45% जनसंख्या को लेकर है। और ब्रिक्स का जो आज साइज है जीडीपी में, वो G7 कंट्री के बराबर जीडीपी है सब देशों की, यानी कि 9 देशों के आप जीडीपी लगा दें। और उसमें नए देश जो अमेरिका के खेमे में, टर्की जैसा देश, वो भी कोशिश कर रहा है कि वो भी ब्रिक्स का पार्ट बन जाए। यानी कि जो टर्की आज तक नाटो का पार्ट था, अगर वो ब्रिक्स का पार्ट बन जाता है तो दैट इज द गेम चेंजर फॉर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स।
तो ब्रिक्स की समिट बहुत मायने करेगी वर्ल्ड के लिए। ये बहुत कुछ अब बदलने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अब भारत के सामने क्या है, भारत ना तो ब्रिक्स को बहुत ज्यादा, ना ही क्वाड को बहुत ज्यादा। और आपने देखा पिछले दिनों से, कुछ समय से क्वाड को लेकर अमेरिका की दिलचस्पी कम हुई है, क्योंकि अमेरिका क्लियरली चाहता है कि साफ क्लियर हो कि भारत हमारे साथ या उसके साथ। अब ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है, इस पूरे प्रकरण में क्या हो रहा है कि कोशिशें की जा रही है भारत की जो क्रेडिट है, भारत ने जो अपनी इमेज बनाई है वैश्विक बंधुत्व की, जो वसुदेव कुटुंबकम की, कि हम पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, इस इमेज को डैमेज करने का प्रयास अमेरिका और कनाडा मिलकर कर रहे हैं कि नहीं, भारत का जो चेहरा है वो अलग है, लेकिन अंदर से कुछ और है। और आप देखें, अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू लिया था, मैं देख रहा था, तो उस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप पीएम मोदी को देखिए, पीएम मोदी वैसे तो एक आपको दिखते हैं गॉड फादर फिगर दिखते हैं, लेकिन जब बात आती है नेशनल इंटरेस्ट की, तो वो सब भूलकर अपने देश के ऊपर बात सोचने लग जाते हैं और बहुत ही सख्त मिजाज के नेता बन जाते हैं। ऐसा बयान डोनाल्ड ट्रंप का देना कि भारत जो गॉड फादर फिगर दिखता है, वो गॉड फादर फिगर भारत नहीं है। और ऐसी कोशिश है किसकी, और डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज को आप देखेंगे तो उनके लिए पीस बड़ा मैटर करती है। यूरोप की धरती ने प्रथम विश्व युद्ध देखा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा है, अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं देखा है, अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं देखा है। अमेरिका तो थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ, इन्वॉल्व होने के बाद उसके पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ, अटैक होने के बाद उसने हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा दिया, उसका क्या बिगड़ा। और प्रथम और विश्व इस सेकंड बीच वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल, और इस बीच जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद बयान की आपने बात की, उससे ये भी झलकता है कि भारत आज वो देश है कि सबको एक समान नजर से देखता है। अगर हमारी मदद किसी को चाहिए तो हम मदद करते हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ ही गलत नियत से आप देखोगे तो हम छोड़ने वाले भी नहीं है। आपने जिक्र किया जिस तरीके से अमेरिका के दोहरे चरित्र का, दोगलेपन का आपने जिक्र किया कि वो भारत की तरफ जब सामने से देखता है तो बहुत अच्छे से चीजें जो है वो डील करना चाहता है, लेकिन अब पीछे के पर्दे से वो अपना खेल जो है वो जरूर करता है और वो सोचता भी है इस बात को। लेकिन एक सवाल इसमें यह है कि पन्नू वाला जो मामला अब जो बहुत ज्यादा तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका में जो कोर्ट में एक केस चलता है और वो उसको आतंकवादी नहीं मानते हैं, केस वहां पर लड़ा जा रहा है, भारत के साथ भी जो है रिश्ते कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश जो है की जा रही है। यही काम इधर ट्रूडो भी कर रहे हैं। ट्रूडो और ज्यादा मुखर होकर इस बात को कह रहे हैं कि खालिस्तानी वहां पर आतंकवादी नहीं है, वो तो साथी हैं, वो अच्छे से रह रहे हैं। आप गुरुद्वारों में जाते हैं, आप उनके साथ विजिट करते हैं, भारत का जहां अपमान होता है उस मंच को आप साझा भी करते हैं। तो इस तरीके से जब वो ब्रिटेन जाते हैं, ब्रिटेन से इस बात को कहने जाते हैं, तो वहां पर भी अपनी बात कह देते हैं। लेकिन अगर भारत की छवि इस तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो आने वाले समय में पन्नू जैसे लोग और भी जो लोग हैं, अगर निज्जर की हत्या के मामले में इतना बड़ा केस ट्रूडो कर देते हैं कि वो सीधे तौर पर भारत से पंगा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आने वाले दिनों में ट्रूडो की सरकार चली जाती है, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं अगर वो वहां आ जाते हैं, तो भारत के साथ क्या रिश्ते ठीक हो सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा ये कि अमेरिका में आने वाले चुनाव जो हैं, अगर ट्रंप वहां आते हैं तो क्या कुछ बदल सकता है? क्या ये पन्नू वाला केस सुलझ जाएगा? देखिए, पहले तो मैं बात करूं कि अगर लिबरल्स वहां से पार्टी में मतलब आपका सरकार में जाते हैं, तो हम जैसे बात करें कि देखिए वहाँ पे दो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी कनाडा की बात करें और दूसरी लिबरल पार्टी, और बाकी तीसरी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके जगमीत जो हैं लीडर हैं, जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, यानी कि खालिस्तान आतंकवादी जो है वो उसको लीड करते हैं। और उसी के आपके साथी थे निज्जर, जिसको हत्या हुई थी, तो निज्जर जगमीत ने, दोनों ने मिलकर ही वो आपका न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी, जिन्होंने हाल ही में ट्रूडो से समर्थन भी वापस ले लिया। हाँ, हाल समर्थन वापस लिया, वही बात है, वहाँ ये पॉलिटिक्स चलती है। और अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट आप देख भी रहे होंगे। जगमीत का स्टेटमेंट ये तक आया कि जो आरएसएस जो है एक मिलिटेंट्स है और उसको बैन कर देना चाहिए, उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। मतलब जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो इस तरह की बातें बोलते हैं लोग। चलिए, मतलब ये तो मैं इनको वैल्यू नहीं देता हूँ। लेकिन जैसा आपने प्रश्न आपका ये था कि अगर जस्टिन ट्रूडो की सरकार जाती है, तो जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी कौन सी है? कंजर्वेटिव पार्टी है। ये वही कंजर्वेटिव पार्टी है, जब हमारा एक कनिष्का बम कांड हुआ था, आपने सुना होगा, कनिष्का हमारी एक फ्लाइट थी, वो फ्लाइट आपकी आ रही थी, तो उसको एयर में ही ब्लास्ट कर दिया गया था। ब्लास्ट करने के बाद आप देखिए
हमने कितने सारे लोगों को उनको नाम दिए कि इन सब ने वो काम किया है, ये सारे आपके कनाडा में रह रहे हैं। तो जब आपका वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसने भी हमको क्या थे उन लोगों को नहीं पकड़ाया। बात समझ रहे हैं? उन्होंने नहीं पकड़ाया। 25 साल तक केस चलता रहा, हमने तो नाम फाइनल करके 2 साल में सब दे दिए। वो 25 साल के बाद भी सारे नाम डिक्लेयर नहीं कर पाए, 25 साल के केस के बाद भी। अब आप बताइए कि हम कैसे उम्मीद कर लें लिबरल और डेमोक्रेट, वो लिबरल और आपका कंजर्वेटिव। बात समझने की ये है कि आम जनता जो है कनाडा की, वो भारत से नफरत नहीं करती है, लेकिन कनाडा वही करता है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, जो अमेरिका करवाता है। अमेरिका के इशारे पे कनाडा काम करता है। तो जो भी कुछ आप देख रहे हैं सब अमेरिका से किराया धरा है। कनाडा क्या कर सकता है? कनाडा की अगर आप बात करें पावर के मामले में, ना तो कनाडा एक मिलिट्री पावर है, इकोनॉमी भी क्या है, इकोनॉमी इसलिए कि जनसंख्या कम है, एरिया बड़ा है, तो इसलिए एक अच्छी इकोनॉमी है। तो उस हिसाब से भी अमेरिका उसको क्या करता है, लीड करता है, अमेरिका उसको कंट्रोल करता है। तो बात है कि कनाडा वही करता है जो आपका अमेरिका चाहता है। जैसे हम देखते हैं वेस्ट एशिया में यूएई वही करता है जो सऊदी कहता है। तो सऊदी फ्रंट पे आके वो यूएई को आगे करता है और यूएई से काम करवाता है। तो यही बात कनाडा की, इसकी पॉलिटिक्स जो है, जो हमको नॉर्मल तरीके से दिखती है, वो बहुत सिंपल सी बातें दिखती हैं, लेकिन जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होते हैं लीडर्स के माइंड में जो चलता है, वो बहुत अलग बैकग्राउंड होते हैं, अलग चीज़ें होती हैं। और मेरा प्रयास वही था कि अमेरिका किस प्रकार कनाडा के मामले को लेकर, और आपका I-5 देखिए, I-5 कौन सा ग्रुप है? I-5 वो ग्रुप है जो एंग्लोस्फेयर लोगों का बना हुआ एक देश है। मतलब ग्रुप आपका 5 देश होगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये तो वो देश है जो आज भी अपने आप को क्या मानते हैं कि हम राजतंत्र में हैं और ब्रिटेन का राजा और रानी ही हमारा हेड ऑफ स्टेट है। आज भी वो अपना डोमिनेंट स्टेटस लेके चल रहे हैं। और अमेरिका भी कोई और नहीं है, अमेरिका भी यूके के जो छटे हुए थे उन लोगों को मिला के तो आपका यूएसए बना हुआ है। तो यानी ये कि पांचों कुल मिलाकर आने वाले दिनों में भी ये पन्नू का जो मामला है, और जिस तरीके से कनाडा के हालात इस वक्त खालिस्तानियों ने किए हुए हैं कि वहां की सरकार को ही अपने नीचे दबा लिया है, अपने आदेशों के तलों दबा लिया है कि वो चाहे देश से पंगा ले रहे हैं, भारत से पंगा ले रहे हैं, भारत की जमीन की तरफ आंख उठाकर वो देखने की जरूरत कर रहे हैं, और वहां की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इतने बेबस वहां पर वो लोग, वहां की सरकार टूडो की हो चुकी है। अब इधर अमेरिका भी कहीं उसी नक्शे कदम पर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका जो है वो स्मार्टली इन चीजों को डील करता है, लेकिन उसकी जो चाल है अब उजागर होती हुई नजर आ रही है कि आखिर वो करना क्या चाहता है, वो क्या करता है, भारत की छवि को किस तरह धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जो भी चीजें चेतन जी, जी जो आपने कहा कि जो एक खालिस्तानी यहाँ पर कर कैसे रहे हैं काम, और जो कनाडा की सरकार उसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कनाडा, अमेरिका जिस दिन चाहेगा इनको दबा देगा, कंट्रोल कर लेगा। हो क्या रहा है कि ये लोग वो देश हैं जो क्या करते हैं, ड्रग्स की डिलीवरी तक भी करते हैं। हमने कई सारे ड्रग्स की डिलीवरी वालों के नाम भी दिए हैं। ये क्या करते हैं कि पंजाब के काफी सारे युवा, कोई खालिस्तान मूवमेंट चल कैसा रहा है वहां पर, चल ऐसा रहा है कि ये पंजाब से बहुत सारे युवाओं को गलत तरीके से उनको धोखा देंगे, तुम कनाडा आ जाओ, तुम्हें नौकरी दिलाएंगे, इनलीगल तरीके से उनको कनाडा में एंट्री, डंग के आपने सुना होगा। और एंट्री कराने के बाद भारत ने पूरे खुलासे किए हैं, भारत की रो ने पूरे खुलासे किए हैं, पूरी रिपोर्ट भेजी है इनको। मैं पढ़ रहा था तो मैं देखा दंग रह गया कि कितना हमने ओपनली इनको सब बातें बताई हुई हैं। वहां पर उन लड़कों को जब बुला लिया जाता है, उनको कहा जाता है तो तुम इनलीगल तरीके से आए हो कनाडा के अंदर, या तो अब तो हमारी पार्टी के साथ जुड़ जाओ, जैसे हम तुम्हें चाह रहे हैं वैसा करो, नहीं तो तुमको क्या करेंगे, हम जेल में डलवा देंगे कनाडा के अंदर, जिंदगी भर के लिए तुम जेल में सड़ोगे। वो खालिस्तान के झंडे उठा लेते हैं, पहली बात। दूसरा, अमेरिका कनाडा इनको समर्थन क्यों दे रहा है? देखिए, अमेरिका कनाडा का सिंपल सा मोटिव है कि हमको भारत को कंट्रोल रखना है, कि भारत को ये मानते कि वो देश है जो हमसे आजाद हुआ, फ्री हुआ, और ये आज आपको चुनौती कैसे दे रहा है कि आज ये अपने आपको कह रहा है कि थर्ड इकोनॉमी बन जाएंगे, ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा। ये कैसे पॉसिबल है? आप देखिए, जितने भी आपके 1947 के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने देश आपके आजाद हुए, इनमें से मुझे एक देश बताइए जो डेमोक्रेसी को लेकर चल रहा हो, जो इतनी कामयाबी से भारत लेके चला। चीन का उदाहरण आप छोड़ दीजिए, चीन तो डेमोक्रेसी नहीं है, चीन तो क्या है, चीन तो एक तरह से डिक्टेटरशिप का सिस्टम चल रहा है। तो बात यह कि भारत इतनी जल्दी इतने आगे कैसे निकल कर आ गया,
ये तकलीफ है ये जिसको मैं पच नहीं बोलता हूं रहा है, हमेशा। ये पच नहीं रहा है कई देशों को, हाँ जिसमें अमेरिका भी है। कई लोगों को पच नहीं रही है ये चीज। और अब जी इसमें ये देखने वाली बात होती है कि आने वाले दिनों में पन्नू का ये जो मामला है कितना उलझता है, क्योंकि एक तरफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा जो है वो आंख दिखाए हुए है। भारत की इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो समय समय पर आ रही हैं। पिछले दिनों हमने भी राजनयिकों को यहां से हटा दिया कनाडा के, लेकिन फिर भी इसका जल्द समाधान निकालना बहुत जरूरी हो जाता है भारत के लिए, क्योंकि अब भारत की तरफ इस तरीके से षड्यंत्र रचने की जो कोशिश लगातार कनाडा कर रहा है अमेरिका के इशारे पर, क्योंकि ये पोल खोलती हुई नजर आती है। विकास यादव वाले मामले को अगर हम देखें, या फिर निखिल गुप्ता का ये जो पूरा मामला है पन्नू को लेकर अगर हम देखें कि आप आतंकवादी को आतंकवादी नहीं मान रहे हैं, और आप जिसे आतंकवादी मानते हैं उसे आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया उसे आतंकवादी माने। तो ये जो दोहरा चरित्र है, दोहरा मापदंड है, ये कब तक चलेगा, ये भारत को भी समझने वाली, हालांकि भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं वो समझते हैं, लेकिन सही समय आने पर उसका जवाब भी दिया जाएगा, ये जरूर उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपको हमारे जुड़ने के लिए, जानकारी हमें देने के लिए और ये समझाने के लिए आखिर ये पूरा जो मामला है उलझा पेचीदा जो मामला है आखिर ये है क्या। हमारे दर्शकों को उम्मीद है ये सारी कहानी जो है वो समझ आई होगी, और समझ आया होगा कि अमेरिका इस वक्त क्या चाहता है, क्या वो कर रहा है, कनाडा और बाकी तमाम और देशों को किस तरीके से अपने इशारे पर जो है वो नचा रहा है, और वो इस बात को समझ भी नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।